एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया का आठवां अजूबा कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो इसे समझता है वो इससे अर्न करता है और जो इसे नहीं समझता वो इसे पे करता है। ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्यों कहा था, यह आपको पूरी वीडियो देखने के बाद समझ आएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वॉरेन बफेट से लेकर दुनिया के बाकी इन्वेस्टर कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज करके कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करते हैं और कैसे कोई भी नॉर्मल आदमी कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकता है। तो सबसे पहले हम एक कहानी से समझते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। एक बार एक राजा ने पहली बार चेस गेम खेली और उस राजा को चेस गेम इतना पसंद आया कि उसने चेस गेम बनाने वाले आदमी को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हारा बनाया हुआ चेस गेम खेलकर बहुत खुश हुआ हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी चीज देना चाहता हूँ। तो चेस गेम बनाने वाले आदमी ने राजा से कहा कि राजा मुझे कुछ और नहीं, बस आप मुझे चेस के पहले स्क्वायर पर चावल का एक दाना रखकर उसे अगले हर स्क्वायर पर डबल करके मुझे दे दो। और राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया कि यह आदमी मुझसे हीरे पैसे या कोई बेशकीमती चीज मांगने की बजाय मुझसे चावल के दाने मांग रहा है। पर राजा ने अपने सिपाहियों को कहकर उसे चावल के दाने का आदेश दिया और कुछ देर बाद वो सिपाही राजा से आकर बोला कि राजा, जितने ये आदमी चावल के दाने मांग रहा है उतने चावल के दाने तो पूरी सल्तनत में नहीं होंगे। तो राजा ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और अगर आप भी ये हैरान हो कि ये कैसे हुआ तो मैं आपको समझाता हूँ। चेस गेम में टोटल 64 स्क्वायर होते हैं और जैसे उस आदमी ने कहा कि उसे पहले स्क्वायर पर चावल का एक दाना रखकर उसे अगले हर स्क्वायर पर डबल करना है, तो पहले स्क्वायर पर चावल का एक दाना, दूसरे स्क्वायर पर चावल के दो दाने, तीसरे स्क्वायर पर चावल के चार दाने, चौथे स्क्वायर पर चावल के 8 दाने, पांचवें स्क्वायर पर चावल के 16 दाने होंगे। और ऐसे ही चेस के लास्ट स्क्वायर पर जो चावल के दाने होंगे वो कुछ इतने होंगे, जो कि ज्यादातर लोगों से बोला भी नहीं जाएगा। पहले स्क्वायर पर पड़ा हुआ चावल का एक दाना हर स्क्वायर पर डबल करके लास्ट स्क्वायर तक वो चावल का एक दाना इतना बड़ा नंबर बन जाता है सिर्फ कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से। और यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब यहाँ पर एक चावल का दाना हर अगले स्क्वायर पर डबल हो रहा था, पर इन्वेस्टिंग में किसी भी आदमी का पैसा हर दिन डबल नहीं होता है। इसीलिए अब हम समझते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट इन्वेस्टिंग में कैसे काम करता है। मान लीजिए एक आदमी ने अपने 5 लाख रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट किए हैं जहां पर उसे हर साल 15% का रिटर्न मिलेगा और यह आदमी अपने 5 लाख रुपए आने वाले 40 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो साल के एंड में इस आदमी को 5 लाख का 15% रिटर्न मिलेगा 75,000 रुपए। और अगर यह आदमी अपने 15% रिटर्न को विड्रॉ नहीं करवाता है, यानी अपने पहले साल का 15% रिटर्न को भी इन्वेस्टेड रखता है, तो अगले साल इस आदमी को 15% रिटर्न 86,250 रुपये मिलेगा। अब शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले साल में 15% रिटर्न 75,000 रुपये मिला, पर अगले साल 15% रिटर्न 86,250 रुपये क्यों मिला? क्योंकि इस आदमी ने अपने पहले साल का 15% रिटर्न भी इन्वेस्टेड रखा। तो अगले साल इस आदमी को इसके 5 लाख का 15% रिटर्न तो मिलेगा ही, पर उसके साथ साथ इसे पहले साल का जो 15% रिटर्न मिला था उसका भी 15% रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इस आदमी ने पहले साल के 15% रिटर्न को भी इन्वेस्टेड रखा था। तो पहले साल के 15% रिटर्न यानी 75,000 रुपए का 15% रिटर्न होता है 11,250 रुपए। इसीलिए इस आदमी को अगले साल 15% रिटर्न 86,250 रुपए मिला है। तो इस आदमी के 5 लाख रुपए आने वाले 40 सालों के लिए ऐसे ही ग्रो करेंगे। 10 साल बाद इस आदमी के 5 लाख रुपए ग्रो होकर 22 लाख से ज्यादा बन जाएंगे और 20 साल बाद 5 लाख रुपए 98 लाख से भी ज्यादा बन जाएंगे और 30 साल बाद 5 लाख रुपए 4 करोड़ से भी ज्यादा बन जाएंगे और 40 साल बाद 5 लाख रुपए ग्रो होकर 19 करोड़ से भी ज्यादा बन जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इस आदमी के 5 लाख रुपए ग्रो होकर 4 करोड़ रुपए बनने में टोटल 30 साल लगे, पर उस 4 करोड़ को 19 करोड़ बनने में सिर्फ 10 साल लगे, सिर्फ कंपाउंडिंग की पावर की वजह से। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में काम करता है। और अगर हम कंपाउंडिंग इफेक्ट का ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। शुरू में कंपाउंडिंग के रिजल्ट बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, पर कुछ सालों बाद कंपाउंडिंग के रिजल्ट इतने बड़े आते हैं कि वो चौंका देने वाले होते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी कंपाउंड हो सकती है, ये दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट रेट, यानी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर हर साल कितने % का रिटर्न मिलता है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट टाइम, यानी आपने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की है। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट रेट को समझते हैं।
मान लीजिए दो दोस्त हैं ए और बी। दोनों दोस्त इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, इसलिए ए हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करता है, जहां पर उसे हर साल 14% का रिटर्न मिलेगा। पर बी म्यूचुअल फंड की बजाय हर महीने 5,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करता है, जहां पर इसे भी सेम 14% का रिटर्न मिलता है। और दोनों दोस्त आने वाले 25 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आप म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, तो अभी मैं आपको बस इतना बता दूं कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर साल कुछ फी देनी पड़ती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ए ने जिस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है उसे वहाँ हर साल 2% फी पे करनी है, और बी ने जिस इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है उसे वहाँ सिर्फ 0.10% की फी पे करनी है, क्योंकि इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड की बजाय बहुत कम होता है। अब ए को हर साल 2% की फी पे करके उसे हर साल 14% की बजाय 12% का रिटर्न मिलेगा, और ऐसे ही बी को 14% रिटर्न की बजाय 13.9% का रिटर्न मिलेगा। अब अगर हम इन दोनों दोस्तों की 25 साल बाद इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ देखें तो दोनों दोस्तों ने पूरे 25 साल में टोटल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ए की इन्वेस्टमेंट 15 लाख से ग्रो होकर 94 लाख से भी ज्यादा बन जाती है, और बी की इन्वेस्टमेंट 15 लाख से ग्रो होकर 1,33,00,000 बन जाती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों दोस्तों की इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ में कितना बड़ा डिफरेंस आया है, सिर्फ हर साल मिलने वाले रिटर्न की वजह से, जबकि इन दोनों दोस्तों ने 25 साल में टोटल सेम पैसा इन्वेस्ट किया था। अब हम सेकंड पॉइंट को समझते हैं, जो है इन्वेस्टमेंट टाइम। हम फिर से उन दोनों दोस्तों का एग्जांपल लेते हैं, ए और बी। ये दोनों दोस्त चाहते हैं कि 45 साल की एज में इनके पास इतना पैसा हो कि ये आराम से रिटायरमेंट ले सकें। इसलिए ए अपनी 20 साल की एज से हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है, जहां से इसे हर साल 15% का रिटर्न मिलता है। पर बी अपनी 25 साल की एज में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करता है, पर बी हर महीने 12,500 रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां इसे भी हर साल 15% का रिटर्न मिलता है। तो जब ये दोनों दोस्तों की एज 45 साल हो जाती है तो तब तक ए पूरे 25 साल तक अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुका होता है, पर बी ने अपनी 25 साल की एज में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया था। तो बी अपनी 45 साल की एज तक सिर्फ 20 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाता है। ए ने 25 साल में टोटल पैसा 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, और बी ने भी 20 साल में टोटल पैसा 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। दोनों दोस्तों को हर साल 15% का रिटर्न मिल रहा था, इसलिए ए की इन्वेस्टमेंट 25 सालों में 30 लाख से ग्रो होकर 3 करोड़ से भी ज्यादा बन जाती है, पर बी की इन्वेस्टमेंट 20 सालों में 30 लाख से ग्रो होकर 1 करोड़ ही बन पाती है। अब आप यहाँ पर दोनों की इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस देख सकते हो। दोनों दोस्तों ने टोटल 30 लाख रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट किए थे जहाँ पर दोनों को सेम 15% का रिटर्न मिल रहा था, पर एक इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने के लिए 5 साल ज्यादा मिले थे, इसलिए एक इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ बी की इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ से ज्यादा है। अब भी चाहकर भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपनी लाइफ में पीछे जाए और अपनी लाइफ में जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर सके, और ऐसा ही लोग रियल लाइफ में करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी तो मेरी एज बहुत छोटी है, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँ फिर इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा, और कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तब मैं सेविंग्स और इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा। पर ये लोग नहीं जानते कि इन्वेस्टिंग में कुछ सालों का डिले इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ में बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आ सकता है, जैसा कि हमने ए और बी दोनों दोस्तों के एग्जाम्पल से समझा। इसलिए हमें अपनी लाइफ में जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग के बारे में सीख कर इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी हमारी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होना शुरू होगी। अपनी लाइफ का कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।